हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में। यस, कल है 19 फरवरी, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसके ऊपर खास करके यहाँ पे फोकस रहने वाला है। मतलब खास करके फोकस, मतलब ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 में कोई भी मूवमेंट होता है, मतलब इसका खुद का तो कोई वजूद है नहीं। इसके अंदर 50 शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और भी अलग अलग इंडेक्सेस है, उनका वेटेज देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से जो इंडेक्स ऊपर जाएगा ज़्यादा वेटेज वाला, तो निफ्टी भी ऊपर, वो नीचे तो निफ्टी भी नीचे। तो ये चीज़ें हम लोग को हलचल देखने को मिल जाती है। सो निफ्टी 50 में सबसे बड़ी हलचल कौन सा सेक्टर लाता है? ऑब्वियसली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि हम कह सकते हैं 30-40% तो वेटेज इन्हीं का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखा गया तो ज़्यादा हलचल कौन लेकर आता है? तो बैंक निफ्टी लेकर आता है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा हलचल कौन लेकर आता है? तो आप सभी लोगों को पता है एचडीएफसी बैंक। सो डेफिनेटली दोस्तों, कल के दिन की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज एक इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अभी उस इवेंट का आउटकम कैसे निकल कर आएगा, मार्केट क्या एक्सपेक्ट करता है, एक्चुअल में क्या निकल कर आएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर आगे की जो चीज़ें होने वाली है वो निर्भर यहाँ पे करने वाली है। सो एचडीएफसी बैंक तो आप सभी लोगों को पता है इतना बड़ा बन चुका है कि खुद निफ्टी 50 का ही 13-13.5% का वेटेज लेकर चलता है। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा वेटेज इसी का ही है। तो इतना बड़ा ये स्टॉक यहाँ पे बन चुका है कि हम कह सकते हैं कि अगर इसमें एक्सट्रीमली तेज़ी आती है तो निफ्टी को भी एक्सट्रीम तेज़ी की ओर लेके जाता है, एंड वाइस वर्सा। सो एचडीएफसी बैंक कल के दिन फोकस में यहाँ पे रहेगा। उसके पीछे का सबसे मेजर रीज़न है दोस्तों, कल के दिन एचडीएफसी बैंक का एनालिस्ट डे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो एनालिस्ट डे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भविष्य में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, क्या क्या वो फोरकास्टिंग, मतलब क्या वो प्लान करके चल रहे हैं, सारी चीज़ें वो यहाँ पे हम कह सकते हैं शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर के सामने रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। मतलब उनका क्या ग्रोथ से रिलेटेड अनुमान रहेगा, ठीक है। देन कासा रेशो की अगर बात करें, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ग्रोथ की अगर हम बात करें, देन कितने यहाँ पे ब्रांचेस वो खोलने की बात करेंगे, ठीक है। A to Z जितना भी आप यहाँ पे जानने की कोशिश करोगे, विथ इंक्लूडिंग असेट क्वालिटी एंड ऑल दैट। सो सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें, वैसे तो ऑलरेडी नंबर्स में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट पूरी तरीके से देखा जाता है कि आगे का रोड मैप क्या रहेगा, ठीक है, वो सामने वो रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे मार्केट में हम लोग को रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी ड्यूरिंग द मार्केट अगर ये चीज़ हो गई तो ठीक है, अगर आफ्टर मार्केट अगर ये चीज़ का आउटकम या फिर चीज़ें अगर सामने आ जाती है, ठीक है, तो आपको पता ही है एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी अवेलेबल है, तो हम अमेरिकन बाजार में भी चेकआउट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हाँ, कल का दिन हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए, एंड हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमारे शेयर मार्केट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप एक बिगनर हो, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, ना ही इससे कोई निफ्टी 1 लाख का जाएगा, ना ही निफ्टी कोई जीरो हो जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर को कोई बहाना चाहिए। एंड खास करके एचडीएफसी बैंक आप सभी लोगों को पता है फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, बट कई समय से उन्होंने इन्वेस्टर को बहुत ही भयंकर तरीके से डिसअपॉइंट भी यहाँ पे ज़रूर करके रखा हुआ है। तो इसी चीज़ के चलते अगर देखा गया, एचडीएफसी बैंक काफ़ी सारे लोगों के रडार के ऊपर देखने को मिल जाता है। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया नज़र आता है, एक्सेप्ट वन थिंग। कौन सी? रिटर्न्स। जो रिटर्न्स इन्होंने यहाँ पे देने चाहिए थे, वो रिटर्न्स उन्होंने अभी तक नहीं दिए। होता है शेयर मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो इसी से रिलेटेड हर कोई अभी फोकस रख रहा है, बिकॉज वैल्यूएशन के हिसाब से तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग को ये बैंक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्या ये आगे उसी लेवल के हिसाब से बढ़ पाएगा जैसे पुराने तरीके से काम यहाँ पे करता था? वही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर कोई ये सोच रहा है क्या मैं एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाय करूँ, ऑब्वियसली ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। इनफैक्ट ये चैनल ही कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल है ही नहीं। बट फिर भी अगर आप बाय करने का विचार कर रहे हो तो आपको एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी? कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में जा रहे हो तो आपने एवरेज रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करने चाहिए। एवरेज रिटर्न मतलब भाई 5 साल में डबल करके दोगे तो भी बड़ी बात है, जो कि इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही बुरी तरीके से फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। उन्होंने 5 साल में कोई डबल यहाँ पे किया ही नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर वो स्टॉक की गलती नहीं, हमारी खुद की गलती यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यूजुअली ऐसे स्टॉक में मैं अपने साइड से पोजिशनल ट्रेड की ओर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। कौन सा पोजिशनल ट्रेड? तो मैंने आपको एक टेक्निक बता के रखी हुई है, SMKC-PT टेक्निक, दैट्स इट। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और अगर कभी मौका मिला पोजिशनल ट्रेड का तो बस वो जो टेक्निक के हिसाब से मैंने बातें बताई है, फंडामेंटली एकदम मजबूत शेयर में, ठीक है, वहीं पे मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। जितना नीचे जाए 2x सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई,
डबल क्वांटिटी खरीदना, हाँ वो ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगते हैं, वो मुझे भी पता है, बट इसलिए तो मैंने कहा कि अच्छे शेयर में ही वो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एंड जितना आपका एवरेज का जो प्राइस है करंट प्राइस के नज़दीक रहेगा उतना ही हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही मैं इसको ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखता हूँ। एंड अगर देखा गया तो प्लस आप सभी लोगों को पता ही है, डर का माहौल इसीलिए नहीं होता है बिकॉज म्यूचुअल फंड ने भी हाल ही में हम लोगों ने देख लिया कि जो जनवरी मंथ आया था उसमें 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, तो वो करते रहते हैं, एचडीएफसी बैंक में प्लस माइनस होता रहता है, एफआईएस खरीदेंगे, डीआईएस बेचेंगे, डीआईएस खरीदेंगे, एफआईएस बेचेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे बार बार यहाँ पे चलती रहती है, तो उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के ही कंट्रोल में हम लोग को ज़्यादा बैंक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, पब्लिक के पास केवल 16-17% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही, तो उस बात की कोई चिंता यहाँ पे होती नहीं कि पैसा डूबेगा करके। बट हाँ, हम थोड़ी ना इसके लिए आए कि पैसा डूबेगा नहीं करके, पैसा बनाने के लिए भी तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले सेकंड मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, अभी सेकंड चीज़ की ओर आ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अभी अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है तो एक बेसिक कुछ चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट बेसिक प्रॉब्लम क्या है एचडीएफसी बैंक का, जो हम लोगों ने बीच में देखा था मेगा मर्जर, यस एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक, ये दोनों कंपनियां खुद में ही इतनी बड़ी थी कि यहाँ पे 5 साल में डबल करने के लिए मुश्किल यहाँ पे होता था। बहुत बड़े बैंक थे और वो एनबीएफसी थी, पर इन दोनों ने क्या कर लिया, खुद का मर्जर कर लिया, और अभी उसके बाद इनका साइज इतना बड़ा यहाँ पे हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बोलते हैं ना कि हाथी, लार्ज कैप को हाथी बोला जाता है, तो हाथी से ही बड़ा एक टर्म होता है टस्कर करके, आपको पता होगा, वो पुराने ज़माने में हुआ करते थे हाथी, इतना बड़ा ये बन चुका है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि इनके मूवमेंट काफ़ी स्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जब भी ये मर्जर जैसी चीज़ें हो जाती है, आप सभी लोगों को मतलब पता ही होगा, हाँ कंप्लायंसेस बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो बीच में, एंड ये दोनों स्टॉक्स कैसे थे, ये इंडेक्स वाले स्टॉक थे। ठीक है, तो इनमें तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड का पैसा, इंस्टीट्यूशंस का पैसा, एंड वो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से क्या करना पड़ा, अपना माल यहाँ पे बेचना पड़ा। हम लोगों ने देखा था इंस्टीट्यूशंस की ओर से मैसिव सेलिंग यहाँ पे आती थी, उनको डेट दिए जाते थे, भाई इस डेट के पहले आपको अपना माल बेचना है करके। तो इस प्रोसेस में इतना सारा टाइम यहाँ पे निकल जाता है। मतलब क्या है कि ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी, कौन सी, कभी भी इस प्रकार के जो मर्जर जैसी चीज़ें होती है ना दोस्तों, हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। कंप्लायंसेस तो करने पड़ते ही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी कंप्लाई यहाँ पे करना पड़ता ही है, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को भी कंप्लाई करना पड़ता है, बट इस प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पे फुलफिल करना पड़ता है। एंड अगर वो इंडेक्स लेवल पे अगर रहेंगे तो मतलब और ही अलग लेवल की बात, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, दोनों इंडेक्स के स्टॉक थे, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, हर किसी को वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ा, क्योंकि रूल्स रहते हैं 1% के ऊपर आप इसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा नहीं रख सकते करके। तो ये सारे झमेले होने आने के बाद एचडीएफसी बैंक हम लोग को एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिलता था। आपको ये भी याद होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस से ही तो अलग हुआ था, तो कितने सारे इंस्टीट्यूशंस को अपना माल ज़बरदस्ती से बेचना पड़ रहा था, तो वो लोअर सर्किट लगते ही जाते थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो याद रखने वाली चीज़ कौन सी है कि अगर किधर भी मर्जर अगर हो रहा है तो याद रखना बहुत समय लगता है उसके लिए, 1-1.5 साल लगता है चीज़ें कंप्लाई करने के लिए। आप पीआर आईएनएक्स देख लो, एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री देख लो, या फिर आप देख सकते हो टाटा स्टील में भी वो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और भी आपको ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मर्जर्स देखने को मिल जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी लिमिटेड देख लो, चालू है अभी भी वो प्रोसेस, तो वो एक ही रेंज में वो स्टॉक यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, अभी वो तो इंडेक्स में तो है नहीं, बट जो इंडेक्स में रहेगा, जो कि ये दोनों स्टॉक्स थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को ये टाइम कंज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है तो वो चाहते हैं भाई फटाफट रिटर्न बने, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं इनका मार्केट कैप 10 से 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिले जब ये नहीं चल रहा है, वरना अगर ये चलेगा तो 11, 12, 15 करोड़ का मार्केट कैप हम लोगों को बनते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा गया तो भाई अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 है। ठीक है, एंड अभी ये नंबर 1 ही रहेगा इतना मर्जर मारने के बाद। एंड बाकी के अगर पीएनएल की भी बात करें तो पीएनएल भी हम लोग को काफ़ी बड़ा बनते हुए देखने को मिल चुका है। ओवरऑल अगर आप देखोगे 60,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जोड़कर अगर हम लोग कंसिडर करने जाए तो। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा गया तो एक एवरेज परफॉर्मेंस ही एचडीएफसी बैंक यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, एंड कल के दिन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एनालिस्ट डे में क्या होता है करके। वैसे तो हर एक साल ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शेयर मार्केट आपको सीखना है ना, तो आपको ये चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हम लोग को कोई एक्शन लेना है करके, बट नॉलेज आपके पास ज़रूर यहाँ पे होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि आपको ये नॉलेज हो सके करके, ये फालतू की चीज़ें करके, तो ऐसा नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जस्ट एक ओवरव्यू आप लोगों ने भी यहाँ पे करना है, देख लेते हैं कि एनालिस्ट डे में यहाँ पे क्या होता है करके। ड्यूरिंग द मार्केट आया तो एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, आफ्टर मार्केट सारी चीज़ें अगर आ जाती रिएक्शन
तो एडीआर को हम लोग जरूर चेकआउट यहाँ पे कर लेंगे। एंड प्रोवाइडेड हम यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी 50 को भी फोकस में रखने की कोशिश जरूर करेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।